सभी यूसीओ साहिबान का राइट जोधपुर की ओर से आज के इस प्रशिक्षण के दूसरे सत्र में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जोधपुर की ओर से आयोजित किया जा रहा विद्यालय विकास योजना से संबंधित इस प्रशिक्षण शिविर के दूसरे सत्र में मैं अनिल कुमार धिंगरा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राम मोहल्ला सांगरिया फाटा एसआरजी के रूप में आपके साथ हूँ। आज के इस दूसरे सत्र में हम विद्यालय विकास योजना के अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पहले सत्र में हम विद्यालय विकास योजना के एक बिंदु पर चर्चा कर चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि विद्यालय विकास योजना हमारे विद्यालय के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी दस्तावेज है। इसके संदर्भ में श्रीमान निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर का जो आदेश क्रमांक है दिनांक 26/8/2016 ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस आदेश के माध्यम से निदेशक महोदय ने विद्यालय विकास योजना के संदर्भ में पूर्ण दिशा निर्देश और जानकारी जारी की जा चुकी है। तो आप इसका अवलोकन करके और विद्यालय विकास योजना के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि पहले सत्र में आपके साथ में चर्चा हुई थी, विद्यालय विकास योजना के लिए बहुत ज्यादा हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। विद्यालय के लिए बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ये हमारे विद्यालय के विकास का एक आईना है। हम हमारी योजना का निर्माण किस तरह से करते हैं, उस पर जो है किस तरह से हम उसका क्रियान्वयन करते हैं, इस पर हमारे विद्यालय का विकास निर्भर करता है। तो विद्यालय विकास योजना का जो प्रथम सत्र था, उस पर आपके बीच में आपके साथ में शैक्षिक गतिविधियों में सहायक गतिविधियों पर चर्चा हो चुकी है। मैं इसके संदर्भ में आपके साथ में ये करना चाहूंगा कि हम विद्यालय में किस तरह के अपना एक अच्छा शैक्षिक वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। इसकी योजना का जो निर्माण है वो आपको इस बिंदु के अंतर्गत करना है, जिस पर हमारी प्रथम सत्र में हमारे एसआरजी महोदय ने आपसे पूर्ण चर्चा की थी। इसी के संदर्भ में मैं आगे बात जोड़ना चाहूंगा नामांकन से। नामांकन हमारे विद्यालय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और विभाग के इसके लिए विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए हुए। तो हम विद्यालय विकास की योजना को बनाते समय नामांकन पर को भी उसमें शामिल करें। हमारे इस वर्ष का जो नामांकन है वो कितना है, साथ ही हमारे विद्यालय के नामांकन के जो है वृद्धि को लेकर के जो हमारे लक्ष्य हैं वो किस प्रकार से हैं और हम उन लक्ष्यों की प्राप्ति किस तरह से करेंगे, ये भी हमें इस विद्यालय विकास योजना में शामिल करना होता है। आज के इस सत्र में हम हमारे जो दूसरे जो है जो क्षेत्र है विद्यालय विकास योजना के, भौतिक संसाधन है, मानवीय संसाधन है, इन पर तो चर्चा होगी ही। आज के इस सत्र में मैं आपके साथ में विद्यालय विकास योजना का जो क्षेत्र है सह शैक्षिक गतिविधियां और विद्यार्थियों को प्रदत्त सुविधा, इस पर चर्चा करेंगे। तो निश्चित रूप से हम इसके बारे में जानेंगे कि हम हमारे विद्यालय में सह शैक्षिक गतिविधियों के लिए और विद्यार्थियों को जो प्रदान की जाने वाली सुविधाएं हैं उनके लिए हमारी जो विकास योजना है उसका निर्माण किस तरह से करें। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें इस योजना की आवश्यकता क्यों है और महत्व क्या है इसका। देखिए, एक विद्यालय के अंदर जो भी गतिविधियां आयोजित की जाती है वो पूर्व में निर्धारित होती है। तो हम अगर हमारी उस विद्यालय की उन गतिविधियों की योजना का निर्माण कर लें, किससे संबंधित होगी, किस तरह से होगी, हमारे लिए उन गतिविधियों को संचालित करने के लिए हमारे पास क्या क्या संसाधन उपलब्ध है, साथ ही हमें ये उसमें देखना होता है कि हमें और कौन कौन से संसाधन जुटाने की आवश्यकता है। इन सब का निर्धारण करते हुए हमारे कौन इसके प्रभारी रहेंगे। जैसा कि पहले सत्र में आपके साथ चर्चा हो चुकी है कि हमें विद्यालय विकास योजना के लिए भी एक अलग से प्रभारी की नियुक्ति करनी है। उसके लिए हमें उसके सदस्यों की नियुक्ति करनी है और वो पूरे विद्यालय के स्टाफ के साथ एसडीएमसी एसएमसी के सदस्यों का सहयोग लेकर के और इस विद्यालय विकास की योजना का निर्माण करेंगे। तो हम बात कर रहे थे सह शैक्षिक गतिविधियों के लिए। तो देखिए, इस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा कि हमारे विद्यालय के अंदर जितना उपयोगी शैक्षिक क्षेत्र है उतना ही उपयोगी हमारा सह शैक्षिक क्षेत्र भी रहता है। हम जानते हैं कि एक बालक के सर्वांगीण विकास के लिए सह शैक्षिक गतिविधियों का नियमित आयोजन एक विद्यालय में होना आवश्यक है, क्योंकि बालक जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में तो प्रगति कर लेता है, लेकिन बालक के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय में आयोजित होने वाली सह शैक्षिक गतिविधियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो हमें हमारे विद्यालय के अंदर कौन सी सह शैक्षिक गतिविधियां आयोजित हो रही है, हमें और कौन सी सह शैक्षिक गतिविधियों को और बेहतर बनाना है, किस प्रकार से नई सह शैक्षिक गतिविधियों को जोड़ना है, इस सब की योजना का निर्माण हम हमारे इस
कार्य क्षेत्र के अंदर करेंगे। तो हम चर्चा करते हैं और हम इसे जान भी चुके हैं कि सह शैक्षिक गतिविधियां जो है वो एक विद्यार्थी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। देखिए, सह शैक्षिक गतिविधियों के बीच में आप सभी यूओ साहिबान और पीओ साहिबान केवल अपने विद्यालय से संबंधित नहीं हैं, आपके परिक्षेत्र में अन्य विद्यालय भी हैं, तो आपके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा दायित्व बढ़ जाता है कि आप अपने विद्यालय के साथ-साथ अपने परिक्षेत्र के अन्य जो विद्यालय हैं, उनमें भी विद्यालय विकास योजना को एक बेहतर रूप से लागू करवा सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे सह शैक्षिक गतिविधियों के संदर्भ में। तो सह शैक्षिक गतिविधियों में हमारा पहला भाग जो है, वो है शारीरिक व्यायाम और खेल-कूद। हम जानते हैं कि एक बालक के लिए इस बिंदु का बहुत ज्यादा महत्व है। विभाग द्वारा भी हमारे विद्यालयों में विभिन्न खेलकूद गतिविधियों का नियमित आयोजन किया जाता है। तो हमें इस योजना के अंतर्गत हमें पूर्व में ही निर्धारित कर लेना होगा कि वर्तमान में हमारे विद्यालय में कौन-कौन से खेल या खेल गतिविधियां आयोजित हो रही, कौन-कौन से खेल के संसाधन हमारे पास में उपलब्ध हैं, हम उनका विकास किस तरह से कर सकते हैं, हम हमारे विद्यालय में नए खेल मैदान का विकास किस तरह से कर सकते हैं, हमारी क्या योजना रहेगी, हमें किन खेलों के मैदानों का विकास करना है, किन खेलों के लिए हमें कौन-कौन से संसाधनों का क्रय करना है, उनका क्रय का माध्यम किस तरह से रहेगा, क्या हम सरकारी बजट से प्राप्त करेंगे या भामाशाह के माध्यम से प्राप्त करेंगे। हमारे विद्यालय ने गत वर्षों में कौन-कौन सी खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया था, हमारे आने वाले वर्ष में हमारे विद्यालय की क्या योजना है कि हम कौन सी खेल गतिविधियों में भाग लेंगे, हमारे विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं उनकी किन खेलों में रुचि है, वो किन में पारंगतता रखते हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हम हमारे विद्यालय में शारीरिक व्यायाम और खेलकूद की योजना का निर्माण करें। देखिए, खेलकूद में हम ये भी कर सकते हैं कि किस तरह से हमारे विद्यालय में खेलकूद की गतिविधियों का नियमित संचालन होगा, कौन उनके प्रभारी रहेंगे, किस तरह से हम उनका जो है वो मार्गदर्शन करेंगे और किस तरह से हम उनका क्रियान्वयन करेंगे, किस तरह से हम उनका मूल्यांकन करेंगे। फिर उसके बाद हमारी जो दूसरी सह शैक्षिक गतिविधि है, बाल सभा। अब इसे हमें सामुदायिक बाल सभा के रूप में भी देखना है और साथ ही हमें इसे अब नो बैग डे की गतिविधि के रूप में, क्योंकि पूर्व में हमारे विद्यालय में शनिवार कार्यक्रम बाल सभा के रूप में आयोजित होता था। बाद में उसे कुछ बाल सभाओं को हमारे सामुदायिक बाल सभा में कन्वर्ट कर दिया गया, तो उसका भी हमें आयोजन करना होता है। और साथ ही अब प्रत्येक शनिवार को आयोजित होने वाली हमारी जो नो बैग डे गतिविधि है, उसका भी हमारे विद्यालयों में नियमित आयोजन हो रहा है। तो इसे भी हमारी योजना में हमें शामिल करना है कि हमारी बाल सभा किस तरह से होगी। हमारे विद्यालय में प्रत्येक शनिवार को आयोजित होने वाली हमारी जो नो बैग डे की गतिविधि है, उसका संचालन किस तरह से किया जाएगा, कौन उसके प्रभारी रहेंगे, हमारे कक्षा अध्यापकों का उसके अंदर क्या योगदान रहेगा और कौन-कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जो विभाग द्वारा जारी जो मासिक मेमो है या कैलेंडर है, या जो हम अब ये कह सकते हैं कि विभाग द्वारा नो बैग डे से संबंधित जो पूरी वर्ष की जो गाइडलाइन है, निर्देशिका है, वो भी जारी कर दी गई है। तो हमारे पास में उस निर्देशिका के अनुसार, उस गाइडलाइन के अनुसार, उस मेमो के अनुसार जो गतिविधियां दी गई है, तो उनके लिए क्या संसाधन है या नहीं, और अगर वो संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो वो संसाधन हम किस प्रकार से अपने विद्यालय में जुटाएंगे और उनका किस तरह से उपयोग करेंगे। साथ ही हमारे स्टाफ का जो है इन गतिविधियों के आयोजन में क्या योगदान रहेगा, तो उस सब की योजना का निर्माण हमें हमारे इस बिंदु के अंतर्गत करना है। इसके बाद अगला सह शैक्षिक बिंदु है हमारा प्रार्थना सभा। देखिए, प्रार्थना सभा एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे विद्यालय का अंग होता है। तो हम हमारे विद्यालय में प्रार्थना सभा हमारे जो है वर्तमान में किस तरह से आयोजित की जा रही है, उसमें कौन-कौन सी गतिविधियों का संचालन होता है, साथ ही विभाग की क्या गाइडलाइन है प्रार्थना सभा को लेकर के, और आगामी सत्र में हम हमारे विद्यालय में जो प्रार्थना सभा है उसको और कैसे बेहतर बना सकते हैं। हम कौन-कौन सी नवीन गतिविधियों को हमारी प्रार्थना सभा में जो है वो सम्मिलित करेंगे, हमारी प्रार्थना सभा का आयोजन जो है वो किस तरह से होगा और हम उसका क्रियान्वयन किस तरह से करते हुए किस तरह से उसका मूल्यांकन करेंगे, ये सब हमारा इस विद्यालय विकास योजना के इस बिंदु के अंतर्गत हमें लेना होगा। इसके बाद अगला जो हमारी सह शैक्षिक गतिविधि है, बाल सभा का। तो देखिए, बाल संसद, सॉरी, तो बाल संसद भी विभाग के निर्देशानुसार गाइडलाइन में है और प्रत्येक विद्यालय के लिए बाल संसद का जो गठन है वो भी अनिवार्य किया गया। तो हम ये सुनिश्चित कर लें कि हमारे विद्यालय में भी बाल संसद का गठन हो,
हम अगर नहीं है तो हम अगले वर्ष के लिए उसकी कार्य योजना का निर्माण कर लें और किस तरह से कौन उनके प्रभारी रहेंगे और किस तरह से बाल संसद की जो गतिविधि है वो हमारे विद्यालय में संचालित होगी, इसे भी हमें हमारी योजना शामिल करेंगे। इसके बाद अगला सह शैक्षिक क्षेत्र है विज्ञान क्लब या विज्ञान मेला। तो देखिए, विज्ञान के साथ साथ मैं इस यहाँ पर गणित विषय को भी जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि अब हमारे विभाग द्वारा विज्ञान मेले के साथ साथ जो गणित विषय है उसे भी इसके अंदर जोड़ा गया है। तो हमारे विद्यालय में विज्ञान क्लब का गठन हो, उसके कौन प्रभारी है, विज्ञान क्लब की जो है हमारे विद्यालय स्तर की जो गतिविधियां हैं उनका संचालन किस तरह से किया जाएगा, कौन कौन सी गतिविधियां आयोजित होंगी, जिला स्तर ब्लॉक स्तर पर आयोजित होने वाली जो प्रतियोगिता है या जो भी मेले हैं या अन्य कोई विज्ञान गणित से संबंधित गतिविधियां हैं, तो उसमें हमारे विद्यालय का जो सहभागिता है वो किस तरह से रहेगी और कौन इसके प्रभारी रहेंगे। तो इस सब का जो है हमें हमारी इस योजना के अंदर शामिल करना है। साथ ही हमारा जो विज्ञान मेला है उसका विद्यालय स्तर पर कब आयोजन किया जाएगा, किस तरह से आयोजन किया जाएगा और ब्लॉक और जो है जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर हमारे विद्यालय की सहभागिता इसी हमारी योजना के माध्यम से ही पूरी हो सकती है। इसके बाद अगला जो हमारा सह शैक्षिक गतिविधि है वो है एनसीसी और स्काउट। तो देखिए, निश्चित रूप से एक बालक के विकास के अंदर, उसके सर्वांगीण विकास के अंदर इस गतिविधि का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, तो हम भी हमारे योजना में ये सम्मिलित करें कि हमारे विद्यालय में एनसीसी या स्काउट का जो है वो संचालन हो रहा है अथवा नहीं। विभाग द्वारा भी इसके लिए निर्देश है कि प्रत्येक विद्यालय में एनसीसी और स्काउट की गतिविधि का आयोजन होना अनिवार्य है। तो हम उसमें शामिल करें, अगर नहीं है तो हम अगले वर्ष की योजना में इसको शामिल करें कि हाँ, अगले वर्ष से हमारे विद्यालय में एनसीसी या स्काउट की जो गतिविधि है वो संचालित होगी और अगर वर्तमान में संचालित हो रही है तो किस तरह से उसे और अधिक बेहतर बनाया जाएगा, उसके लिए हमारे अगले वर्ष की क्या कार्य योजना रहेगी, ये हम इसमें शामिल करेंगे। सह शैक्षिक क्षेत्र में हमारा जो अगला बिंदु रहेगा वो रहेगा इको इको क्लब या पर्यावरण से संबंधित जो गतिविधियां हैं, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, पर्यावरण जागरूकता से संबंधित गतिविधियां हैं, वो हमारे विद्यालय में एक सह शैक्षिक गतिविधि के रूप में आवश्यक से संचालित की। इसके लिए भी हम हमारे विद्यालय की योजना का निर्माण करेंगे। हम वृक्षारोपण को भी इसके अंदर शामिल करेंगे कि हमारे विद्यालय में वर्तमान में जो लगे हुए वृक्ष हैं वो कितने हैं, उनकी क्या स्थिति है, हम हमारा वृक्षारोपण उनको संरक्षित कैसे करेंगे और किचन गार्डन को भी हम इसमें शामिल करें। विभाग द्वारा किचन गार्डन से संबंधित दिशा निर्देश भी हैं, तो हम किचन गार्डन को भी इसके अंदर शामिल करते हुए इसकी योजना का निर्माण करेंगे। हमारी जो अगली गतिविधि रहेगी वो रहेगी राजू मंच, मीना मंच और गार्गी। देखिए, ये अलग अलग मंच हैं जिनको विद्यालय में गठन के संदर्भ में विभाग द्वारा निर्देश जारी किए हुए हैं। तो हम हमारी योजना में इन तीनों मंचों को शामिल करेंगे कि राजू मंच, मीना मंच और गार्गी मंच का हमारे विद्यालय में गठन किस प्रकार से हुआ है, हमने इस वर्ष कौन कौन सी गतिविधियां आयोजित की थी और अगले वर्ष की हमारी जो कार्य योजना है वो क्या रहेगी इन तीनों मंचों को लेकर। तो ये भी हमारा एक बिंदु रहेगा हमारे वार्षिक योजना के अंदर सह शैक्षिक गतिविधियों के कार्य क्षेत्र। इसके अलावा अन्य विभिन्न प्रकार के क्लब जो होते हैं जिनका गठन समय समय पर विभाग द्वारा हमारे विद्यालय में करने के लिए निर्देश प्राप्त होते हैं, उनके लिए भी हम हमारे विद्यालय में योजना बनाएंगे कि हमारे ऐसे कौन से क्लब हैं जो हमारे विद्यालय में संचालित हो रहे हैं और अगर नहीं हो रहे हैं तो हम उनका गठन किस तरह से करेंगे और अगर वर्तमान में संचालित हो रहे हैं तो उनका जो है बेहतर क्रियान्वयन किस तरह से हम कर सकते हैं, ये हमारी कार्य योजना का एक अंश रहेगा, भाग रहेगा। इसके अलावा हम अन्य जो हमारे शैक्षिक क्षेत्र सह शैक्षिक क्षेत्र के जो अन्य बिंदु हैं उन पर चर्चा करें। तो इसके अलावा भी आपको अन्य कई प्रकार की सह शैक्षिक गतिविधियां आपके दिमाग में भी अभी आ रही होगी कि ये सह शैक्षिक गतिविधि इसमें रह गई है, तो कोई बात नहीं, आप उसे अपने स्तर पर अपने विद्यालय की कार्य योजना में जोड़ सकते हैं। जैसे मैं आपके साथ चर्चा करूं कि हम सांस्कृतिक गतिविधियों का भी हमारे इसमें शामिल करें कि किस तरह से हम सांस्कृतिक गतिविधियों का जो है वो अपने विद्यालय में संचालन करें। सांस्कृतिक गतिविधि को भी हम अपने एक
सह शैक्षिक गतिविधि के रूप में अपने विद्यालय विकास की योजना में सम्मिलित करेंगे। इसके अलावा हम माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर या उच्च प्राथमिक स्तर पर भी हम बात कर सकते हैं। कैरियर काउंसलिंग को भी हम हमारे विद्यालय के अंदर एक सह शैक्षिक गतिविधि के रूप में सम्मिलित करेंगे और इसको भी एक सह शैक्षिक गतिविधि के रूप में अपने कार्य योजना का हिस्सा बनाएंगे। इसके अलावा आप सभी यूसीओ साहिबान और पीओ साहिबान को बहुत ज्यादा अनुभव है, लंबे समय से आप लोग विद्यालय का संचालन कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में ऐसी और बहुत सारी सह शैक्षिक गतिविधियां होंगी जिनके लिए आप ये देखेंगे कि आपके विद्यालय में संसाधन उपलब्ध हैं या आपने अपने पूर्व के विद्यालयों में उन गतिविधियों को आयोजित किया था और वर्तमान विद्यालय में नहीं है, तो आप उन सह शैक्षिक गतिविधियों को अपने कर सकते हैं। अब देखिए, सह शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ में हमारी जो विद्यालय विकास की कार्य योजना होगी, उसमें विद्यार्थियों को जो प्रदत्त की जाने वाली सुविधाएं हैं वो भी सम्मिलित रहेंगी। विभाग द्वारा, राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती है, तो वो सुविधाएं आपके विद्यालय में भी वो संचालित हो रही हैं, तो उसको भी हम हमारे जो विद्यालय विकास योजना है उसके अंदर सम्मिलित। तो सबसे पहली जो बात आती है ट्रांसपोर्ट वाउचर और परिवहन भत्ते। तो हमारे विद्यालय के विकास योजना में ये बिंदु सम्मिलित रहेगा कि हमारे विद्यालय में वर्तमान में ट्रांसपोर्ट वाउचर और परिवहन भत्ता की जो है वो क्या स्थिति है और आगामी वर्ष की हमारी क्या योजना, कितने बच्चे जो है वो पिछले वर्षों में लाभान्वित हुए और आगामी वर्ष में हम इस योजना को विद्यालय में किस तरह से संचालित करेंगे, किस तरह से लागू करेंगे, कौन हमारे इनके प्रभारी रहेंगे और किस तरह से इस गतिविधि को या इस जो हमारे सुविधा है बच्चों को दी जाने वाली उसका हम अधिकतम लाभ अपने विद्यालय के बच्चों को पहुंचाएंगे। फिर इसी के साथ जुड़ा हुआ निःशुल्क साइकिल का वितरण है। हम समीक्षा करेंगे कि अभी तक की जो इस योजना है उसमें हमारे विद्यालय की क्या स्थिति रही थी और आगामी वर्ष की हमारे विद्यालय की इसको लेकर क्या कार्य योजना। विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति, देखिए राज्य सरकार द्वारा, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के अलावा अन्य विभागों द्वारा भी समाज कल्याण विभाग की बात कर लें, अल्पसंख्यक विभाग की बात कर लें, तो उनके द्वारा भी हमारे जो विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उनको विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां प्रदान। तो हम हमारी जो विद्यालय विकास योजना है उसमें छात्रवृत्ति से संबंधित जो संपूर्ण जानकारी है उसको भी शामिल करेंगे कि हमारे विद्यालय में किस किस प्रकार की, पहले तो हम उसमें समीक्षा करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी छात्रवृत्तियां हैं जो विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की जाती। फिर हम समीक्षा करेंगे कि क्या उन छात्रवृत्तियों से संबंधित जो पात्र बच्चे हैं, पात्र विद्यार्थी हैं, वो हमारे विद्यालय में अध्ययनरत है या अगर वो विद्यार्थी अध्ययनरत हैं तो हम उनके लिए किस तरह से उसकी योजना का या उनको लाभान्वित करने की योजना किस तरह से बनाएंगे, ये हमारी कार्य योजना का एक बिंदु रहेगा कि हमारे विद्यालय में किस छात्रवृत्ति के लिए कितने पात्र छात्र हैं, किनके लिए हमने आवेदन कर चुके हैं, कितने बच्चों के आवेदन किन दस्तावेजों के कारण नहीं हो सके। तो हम हमारे अगले वर्ष की कार्य योजना में इस बिंदु को लेंगे कि इन बालकों के अगले वर्ष की कार्य जो है छात्रवृत्ति की जो हमारी जो स्कीम है उसके लिए हम हमारे विद्यालय के अधिकतम बच्चों को किस तरह से लाभान्वित कर सकते हैं, वो हमारी इस योजना का बिंदु है। स्वास्थ्य परीक्षण, देखिए स्वास्थ्य परीक्षण के संदर्भ में ये हम जानते हैं कि बालक का जो है समय समय पर विद्यालय में स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। जो है स्वास्थ्य परीक्षण के अंदर जो भी कमियां पाई जाती हैं उससे संबंधित निदान जो है प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा हमारे विभिन्न प्रकार की, जैसे मैं बात करूं पिंक और ब्लू टैबलेट्स की, हम बात कर रहे हैं एल्बेंडाजोल की, तो इस तरह की जो गतिविधि है स्वास्थ्य परीक्षण के अंतर्गत जितनी भी संबंधित गतिविधियां हैं वो हमारी इस विद्यालय विकास योजना का एक बिंदु कि कौन कौन सी गतिविधियां हमारे विद्यालय में संचालित की जा रही हैं और अगले वर्ष को लेकर के इस हमारे जो है वो क्या कार्य योजना। मिड डे, इसी में मैं साथ में स्वास्थ्य परीक्षण के संदर्भ में ही मैं सीडब्ल्यूएसएन को भी साथ में जोड़ना चाहूंगा। सीडब्ल्यूएसएन से संबंधित जो विद्यार्थी हैं उनसे संबंधित जो जानकारी है
या उनसे संबंधित जो योजनाएं हैं, उनसे संबंधित जो हमारी उनको जो प्रदत्त सुविधाएं हैं, तो उनको भी हम हमारे विद्यालय विकास योजना में सम्मिलित करेंगे। हमारा अगला बिंदु रहेगा मिड डे मील। मिड डे मील की जो गतिविधि है, बालक को एक पोषाहार भोजन जो देने का कार्य है, उससे संबंधित हमारे विद्यालय की स्थिति, आगामी योजना और उसकी समीक्षा, ये हमारी इस विद्यालय विकास योजना का एक हिस्सा रहेगा। इसी से जुड़ा हुआ बाल गोपाल, मुख्यमंत्री बाल गोपाल दूध योजना, उससे संबंधित जो गतिविधि है, वो भी हमारे विद्यालय विकास योजना में हम उसे शामिल करेंगे। उससे संबंधित जो भी हमारे विद्यालय की स्थिति है, आगामी वर्ष की जो योजना है, क्या हमारे पास में उनके लिए पर्याप्त बर्तन है, नहीं है, तो हम अगले वर्ष में उसे किस तरह से क्रय करेंगे, उसका हमारा माध्यम क्या रहेगा, ये सब हमें हमारी विद्यालय विकास योजना जो कार्य योजना है उसमें सम्मिलित। अतिरिक्त कक्षाएं, देखिए पक्ष, ये जो बिंदु है ये तो है तो शैक्षिक पक्ष का, लेकिन ये एक विद्यार्थियों को प्रदत्त की जाने वाली आपकी विद्यालय स्तर की जो सुविधा है उसमें भी माना जाएगा कि हमारे विद्यालय के ऐसे जो कमजोर बालक हैं, जो शिक्षण शैक्षिक रूप से थोड़े पिछड़े हुए हैं, तो उनको जो है मुख्य धारा में लाने के लिए हम हमारे विद्यालय की क्या कार्य योजना, किस तरह से हम उनको अतिरिक्त कक्षाएं जो है वो लगा करके उनको लाभान्वित करेंगे, हम उनको ये सुविधा अपने विद्यालय में किस तरह से प्रदान करेंगे, ये हमारे इस पक्ष का भी हमें विद्यालय विकास योजना में करना है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, तो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, अब इसमें दोनों बात आ जाएगी, बच्चों को दी जाने वाली फ्री टेक्स्ट बुक और साथ ही वर्कबुक की भी बात हो जाएगी। तो उसके लिए हमारे विद्यालय की क्या योजना है, हमने इस वर्ष कितने बच्चों को लाभान्वित किया था, क्या बच्चों की हम समीक्षा करेंगे कि क्या बच्चों को पर्याप्त पुस्तकें प्राप्त हो गई, नहीं हुई तो हमने उसके लिए क्या कार्रवाई की, और हमारे अगले वर्ष के लिए क्या कार्य योजना है, तो ये भी हम रहे। फिर बात आती है विद्यार्थियों को प्रदत्त की जाने वाली एक और योजना है निःशुल्क यूनिफॉर्म। तो निःशुल्क यूनिफॉर्म को लेकर के हमारे विद्यालय की क्या स्थिति है, हम उसकी समीक्षा करेंगे इस वर्ष की, आगामी वर्ष की हमारी क्या कार्य योजना है, और ये जो मुख्य बिंदु थे, जो मेरे ध्यान में आए थे या जो हमारे विभाग की गतिविधियों में या जो हमारी योजनाओं में कहीं दिखे, तो हो सकता है कि कुछ बिंदु इसमें से आज चर्चा के इस सत्र में नहीं आ पाए हों, तो आप अपने स्तर पर भी उन बिंदुओं को अपने विद्यालय की जो वार्षिक कार्य योजना बनाते हैं, वार्षिक विकास योजना जो बना रहे हैं, उसमें उसको शामिल कर सकते हैं। अब देखिए, इस सत्र में भी हम विद्यालय विकास योजना का जो शैक्षिक पक्ष पर आपके साथ में प्रथम सत्र में चर्चा हो चुकी थी। आज द्वितीय सत्र में मैंने आपके साथ में चर्चा की है इस विकास योजना के दो पक्षों पर, 6 शैक्षिक सत्र और क्षेत्र और विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की बात। अब मैं आपके साथ में कुछ संक्षेप में चर्चा करता हूं। हमारा इसका एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष रह गया है, वो रह गया है भौतिक पक्ष, भौतिक क्षेत्र और मानवीय संसाधन। तो भौतिक क्षेत्र और मानवीय संसाधन में हमारा जो इस प्रशिक्षण का तीसरा सत्र होगा, उसमें हमारे जो एसआरजी साथी हैं वो आपके साथ में चर्चा करेंगे। मैं आपके साथ में चर्चा करता हूं कि हमें विद्यालय विकास योजना का निर्माण किस तरह से करना है, और साथ में उसकी समीक्षा भी की जाती है। तो किस तरह से, जैसा मैंने आपको बताया था, निदेशक महोदय का जो पत्र था, उस पत्र के द्वारा पूरे इसके लिए दिशा निर्देश और गाइडलाइन जारी की जाए 2016। उस पत्र का भी हम अवलोकन करके और पूरी इसकी जो हमारे संस्था प्रधान के क्या दायित्व है, विद्यालय स्टाफ के क्या दायित्व रहेंगे, एसएमसी एसएमडीसी मेंबर्स के क्या दायित्व रहेंगे, तो ये सब कुछ बात उसके अंदर कही। उसी से जुड़ा हुआ मैं ये एक आपके साथ में ला रहा हूं। और देखिए, हमें जब विद्यालय विकास योजना का हम निर्माण करते हैं, तो हमें उस विद्यालय विकास योजना के निर्माण के साथ साथ उसकी अलग अलग समयावधि पर उसकी समीक्षा भी की जानी हो उसी सत्र के दौरान। मान लीजिए हमने इस वर्ष के लिए विद्यालय विकास योजना का निर्माण किया है, अब हमें इसकी जो है वो त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक समीक्षा भी की। तो ये जो आपके साथ में प्रपत्र आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है,
ये उसी समीक्षा से संबंधित। मैंने जैसा बताया कि वो दिशा निर्देश हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस दिशा निर्देश में ये प्रपत्र भी सम्मिलित है। तो देखिए, हम बात कर रहे थे, मैं मेरे से जुड़ा हुआ जो बिंदु जिस पर हम भी हमने चर्चा की, सह शैक्षिक गतिविधियां और विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली सुविधा, इन्हीं पर मैं आपके साथ में चर्चा करूंगा कि इन बिंदुओं से सारी खेलकूद, बाल सभा, प्रार्थना सभा, बाल संसद, ये जो बिंदु थे जिन पर हमने चर्चा की, तो उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, हमारा लक्ष्य क्या रहेगा और समयावधि जिसमें पूर्ण होगा। देखिए, कुछ हमारे लक्ष्य हो सकते हैं जो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के हो सकते हैं कि हम उसे 15 दिन में प्राप्त कर लें, 1 माह में प्राप्त कर लें। कुछ हमारे लक्ष्य ऐसे हो सकते हैं जो पूरे वर्ष भर में प्राप्त किए जाएंगे, और कुछ हमारे लक्ष्य ऐसे भी हो सकते हैं जो आगामी वर्षों में भी हम प्राप्त करें। ऐसा नहीं है कि वो काम हमारा जो है वो इसी सत्र में पूरा हो जाएगा। हो सकता है कुछ ऐसा काम होगा जिसमें आपको 2 से 3 वर्ष भी लगे। तो उसके लिए हमारी निर्धारित समयावधि क्या रहेगी, ये हमें, और उसके बाद उसको पूर्ण करने के लिए हमारी क्या कार्य योजना थी। अब यहाँ बात आती है कि इसका उत्तरदायित्व किसके पास में रहेगा, कौन उसके लिए उत्तरदायित्व रहेगा। संस्था प्रधान होंगे, स्टाफ होगा, जब भामाशाह होंगे, एसडीएमसी, एसएमसी मेंबर्स होंगे, कौन उसके लिए उत्तरदायित्व होगा। जैसा जिसका कार्य होगा, क्या उसके जो गतिविधि है उसके प्रभारी उसके उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर बात आती है इसकी 3 बार हमें समीक्षा करनी। तो ये समीक्षा त्रैमासिक, छमाही और वार्षिक की जाए। तो देखिए, अक्टूबर 31 तक की प्रगति, 31 जनवरी तक की प्रगति, और सत्र के अंत में उसकी प्रगति। तो ये 3 तरह से वर्ष में जो है वो 3 बार इसकी, हमारे जो विद्यालय विकास योजना है, इसकी समीक्षा भी की जानी होती है। ये जो विद्यार्थियों को प्रदत्त की जाने वाली जो दूसरी सुविधाएं थी, जो हमने दूसरा हमारा आज का बिंदु लिया था, उससे संबंधित बात हो रही है। तो इसमें आप अपने स्तर पर भी और जो बिंदु अपने विकास योजना में जोड़ते हैं, उनको इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी समस्या आती है कि हमें विद्यालय विकास योजना का निर्माण जो है, उसका जो ढांचा है, उसका खाका जो है, वो किस तरह से बनाना। जैसा मैंने आपके साथ में चर्चा शुरू की थी कि हमारे निदेशक महोदय ने जो इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे, उसमें संपूर्ण बात कही गई है। तो हमारा बिंदु आता है कि विद्यालय विकास योजना का निर्माण हम कैसे करें। तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल विभाग द्वारा जो इसका जो एक फ्रेम बना करके हमें दिया गया है, उस फ्रेम का सहारा लेना है। उस फ्रेम में आप अपने स्तर पर नई चीजें और भी जोड़ सकते हैं, और कहीं आपको लगता है कि ये इसकी मुझे हमारे विद्यालय स्तर पर आवश्यकता नहीं है, तो आप उसे हटा भी सकते हैं। लेकिन एक मोटा मोटा खाका जो है वो आपके सामने उपलब्ध हो जाएगा, और वो आपको बहुत सहायक सिद्ध होगा। उसकी सहायता से आप अपने विद्यालय के अंदर विद्यालय विकास योजना का निर्माण बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि पहले सत्र में आपके साथ चर्चा भी हुई थी कि इसके लिए आपको एक प्रभारी की नियुक्ति करनी है कि कौन जो है वो संपूर्ण रूप से इस विद्यालय विकास योजना का प्रभारी रहेगा, और उनके जो है सह प्रभारी कौन कौन होंगे, और किस किस का और उसमें सहयोग रहेगा। ये पूरा, इसके लिए विद्यालय विकास योजना बनाने के लिए भी हमें एक योजना का निर्माण करना होगा। तो हम बात करते हैं विद्यालय विकास योजना का निर्माण हम अपने विद्यालय में किस तरह से करें। देखिए, जो निदेशक महोदय ने दिशा निर्देश जारी किए थे, उससे संबंधित ही जो विद्यालय विकास योजना का जो प्रारूप है, उस पर मैं आपके साथ में चर्चा करता हूं। विद्यालय योजना निर्माण का प्रारूप, तो इसमें सबसे पहले हमें हमारे विद्यालय से संबंधित जो जानकारियां हैं वो प्रदान की जानी है। विद्यालय का नाम, स्थान, अक्षांश, देशांतर, पंचायत, पंचायत समिति, तो विद्यालय से संबंधित जो संपूर्ण जानकारी है वो उसके अंदर यहाँ पर हमें उपलब्ध करवानी है। और उसके बाद में यहाँ पर हमारे विद्यालय का जो फोटो है वो रहेगा। फिर विद्यालय का संक्षिप्त इतिहास वो भी रहेगा। देखिए, हमें बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज हमारे विद्यालय का बनने जा रहा है, और एक विद्यालय का विकास, अगर विद्यालय विकास योजना का निर्माण बेहतर तरीके से किया गया है और उसका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से किया गया है, तो विद्यालय निश्चित रूप से जो है उसका विकास होगा, ये निश्चित है। फिर विद्यालय का संक्षिप्त इतिहास प्रथम बिंदु के अंतर्गत रहेगा। तो इसमें हमें विद्यालय का संक्षिप्त इतिहास बताना है।
संस्था प्रदान से संबंधित जानकारी है। फिर इसके बाद विद्यालय के नामांकन से संबंधित बातचीत है। वर्गवार और कक्षावार जो है वो बच्चों की स्थिति है। फिर शिक्षक प्रोफाइल है। हमारे विद्यालय में वर्तमान कार्यरत शिक्षकों की संपूर्ण जानकारी है। यहाँ पर मैं आपके साथ में ये भी चीज शेयर करना चाहूंगा कि इसमें से कुछ जानकारियां जो है वो हम चाहें तो साला दर्पण पे हमें बिल्कुल बिल्कुल उपलब्ध है, तो वहां से भी हम इसका उपयोग करते हुए और इनको सम्मिलित कर सकते। फिर मुख्यालय पर ठहराव की बात है। पदवार अध्यापकों की सूची, विद्यालय भवन संबंधी संपूर्ण जानकारी। अगला बिंदु है विद्यालय में उपस्कर और उपकरण संबंधी विस्तृत विवरण। खेल मैदान से संबंधित जानकारी। पुस्तकालय से संबंधित जानकारी। पुस्तकों की कुल संख्या है, सत्र में हमने कितनी खरीदी, फटी हुई कटी हुई जो खारिज करने योग्य पुस्तकों की संख्या कितनी है, जिल्द करने योग्य पुस्तकों की संख्या कितनी है। ये सब जब हम हमारी कार्य योजना में सम्मिलित करेंगे तो उसी अनुसार हमारे विद्यालय में उस कार्य को हम क्रियान्वयन कर सके। पाठ्य पुस्तकों का विवरण, दैनिक समाचार पत्र कौन कौन से हमारे विद्यालय में आते हैं, कौन से मासिक, कौन से त्रैमासिक। उसके बाद वो जब आते हैं तो उनका संधारण किस तरह से किया जाता है और उनके जो है वो खारिज करने की क्या स्थिति और क्या हमारी उसकी कार्य योजना। विद्यालय के परीक्षा परिणाम संबंधित जानकारी और उस परीक्षा परिणाम के उन्नयन के लिए हमारी क्या कार्य योजना और कौन उसके लिए उत्तरदायित्व रहे, ये भी हमारा रहेगा। सत्र में उपलब्ध कार्य दिवस की जानकारी। विद्यालय के आर्थिक संसाधन, हमारे पास में विद्यालय में कौन कौन से आर्थिक संसाधन या आर्थिक सहयोग जो है वो हम किस तरह से भामाशाहों से या अन्य माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो राजकीय अनुदान क्या इसकी स्थिति थी, क्या है, काउडेड फंड की बात होती है, अक्षय पेटिका, भामाशाह, पंचायत अन्य से प्राप्त और उसके लिए कौन उत्तरदायित्व। तो ये सब हमारे इस विकास योजना का एक हिस्सा है। फिर उसके बाद बात आ रही है कि इस बार जो हम बात कर चुके थे कि इसके विभिन्न बिंदु हैं, शैक्षिक, सह शैक्षिक, भौतिक, तो उनके लिए गत सत्र में किए गए कार्य, उनके संबोधन के लिए क्या कार्य, गत सत्र में किए गए कार्य और इस सत्र में प्रस्तावित कार्य। शैक्षिक, सह शैक्षिक, अध्यापन उन्नयन, भौतिक, जिला स्तर पर चयनित विशेष कार्यक्रम, विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय कार्यक्रम और अन्य। तो इन सब के लिए हमारी क्या कार्य योजना रहेगी। कक्षावार समय विभाग चक्र, विद्यालय प्रबंध समिति का विवरण। तो यहाँ पर हमें एसडीएमसी और एसएमसी दोनों को सम्मिलित करते हुए इसे बनाना है। सीसीएसआईक्यू का प्रशिक्षण, या यहाँ पर हम अन्य प्रशिक्षण को भी इसके अंदर सम्मिलित कर सकते हैं कि हमारे विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनके प्रशिक्षण की हमारी क्या कार्य योजना। विद्यालय में अध्ययनरत दिव्यांग जो विद्यार्थी हैं उनका विवरण, और इसके बाद हमारे विद्यालय में आईटी की क्या स्थिति है उससे संबंधित जानकारी। अब देखिए, ये मैंने आपके साथ में जो विभाग द्वारा एक प्रारूप जो जारी किया गया था उस पर चर्चा की, और जैसा कि मैंने आपके साथ में ये भी निवेदन किया कि हम चाहें तो इस प्रारूप के अंदर अपने स्तर पर कुछ चीजें जोड़ सकते हैं और कहीं हमें लगता है कि विद्यालय स्तर पर हमारे लिए उपयोगी नहीं है तो उनको आप हटा भी सकते हैं। जैसा मैंने बात की, भौतिक क्षेत्र हो चाहे सह शैक्षिक क्षेत्र हो, जो बिंदु इसके अंदर दिए गए हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं, बिंदु हैं जिनको आपको अपने स्तर पर इस योजना में सम्मिलित करना हो। अब देखिए, बात आती है कि जब हम योजना का निर्माण भी कर लेते हैं तो उसके बाद बात
की थी, हमने चर्चा की थी कि उसे हमें 3 बार समीक्षा भी की जाए। लेकिन साथ में उसके साथ जो एक चीज और जुड़ी हुई है, वो जुड़ा हुआ है विकास योजना का क्रियान्विति विषयक स्व मूल्यांकन प्रपत्र। हमें हमारी जो हमने विद्यालय विकास योजना का निर्माण किया है, उसके क्रियान्वयन से संबंधित हमारा स्वयं का क्या मूल्यांकन है, उसका प्रपत्र भी इसमें सम्मिलित किया गया है। विद्यालय से संबंधित जानकारी है। विद्यालय विकास की योजना का निर्माण किया गया है, निर्धारित प्रारूप में बनाया गया है। योजना का प्रकार कैसा था, अल्पकालिक था, दीर्घकालिक था, तो ये इसके अंदर विभिन्न प्रकार के बिंदु हैं। विद्यालय योजना के निर्णय से पूर्व विद्यालय स्टाफ की बैठक ली गई, तो ये सब कुछ हमें स्व मूल्यांकन किया जाना है। इसके बाद देखिए, शैक्षिक नामांकन वृद्धि के लिए हमारा क्या लक्ष्य है। गत वर्ष का लक्ष्य क्या था, कितनी हमें उपलब्धि प्राप्त हुई, इस वर्ष का लक्ष्य क्या है और कितनी उपलब्धि प्राप्त हुई। सह शैक्षिक क्षेत्र में है, शैक्षिक भ्रमण को भी हम हमारे सह शैक्षिक क्षेत्र में जोड़ सकते हैं, बिंदु उस समय रह गया था। सह शैक्षिक क्षेत्र में हमारा एक बिंदु शैक्षिक भ्रमण भी रहेगा। भौतिक है। और अब बात आती है, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे और जब इस प्रपत्र को देखेंगे तो यहाँ पर आपको लगेगा कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भी हमें हमारी विद्यालय की वार्षिक योजना भेजनी होती है। जी हाँ, बिल्कुल। हमें हमारे विद्यालय की विकास योजना का निर्माण करके और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को उसकी एक प्रति भेजी जानी होती है। उसके पश्चात इसका मूल्यांकन जब हम करते हैं तो उसके मूल्यांकन को भी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भेजा जाना होता है। ये इसी से संबंधित क्रियान्विति के मूल्यांकन से संबंधित ही योजना का एक भाग है। और यहाँ पर हम देखते हैं विद्यालय को प्राप्त श्रेणी, तो अलग अलग प्रतिशत के आधार पर आप अपने विद्यालय का स्व मूल्यांकन करते हैं कि आपके विद्यालय को कौन सी श्रेणी प्राप्त हुई है। तो आज के इस सत्र में हमने विद्यालय विकास योजना के संबंधित जो हमारा दूसरा पहलू था, सह शैक्षिक क्षेत्र, उसके बारे में चर्चा की। और साथ ही हमने बालकों को प्रदान की जाने वाली जो सुविधाएं हैं, उसको हम हमारे विद्यालय विकास योजना में किस प्रकार से स्थान देंगे, उसके लिए चर्चा की। और साथ ही संक्षेप में ये समझने का प्रारूप के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास किया कि हम हमारे विद्यालय की विकास योजना का जो निर्माण है वो किस प्रारूप में करेंगे और कैसे करेंगे। तो आप सभी ने आज के इस प्रशिक्षण में भाग लिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आज के इस प्रशिक्षण के बाद में हम हमारे विद्यालय में एक विकास योजना को बेहतर रूप से बनाने में, उसके बेहतर क्रियान्वयन के माध्यम से अपने विद्यालय और आप सभी यूसीओ साहिबान और पीओ साहिबान अपने परिक्षेत्र के अन्य विद्यालयों में उनके विकास में एक बेहतर भूमिका निभा पाएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।